गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पृथ्वी से संबंधित पृथ्वी की गतियाँ जो अपना चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे। पृथ्वी की गतियाँ जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक डालिए पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ, ये अपना टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ कि पृथ्वी की कौन कौन सी गति हैं। अगर पृथ्वी की गतियों की बात करें तो पृथ्वी की गतियों को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। जो पहली गति है जिसको आप दैनिक गति बोलते हो, दूसरी जो गति है वो है आपके वार्षिक गति। कौन सी गति? वार्षिक गति। इस दैनिक गति को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। परिभ्रमणवती। और इस गति को परिक्रमण गति भी कहा जाता है। एक तो है आपके परिभ्रमण गति। इसी परिभ्रमण गति का दूसरा नाम आप देखो, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वह गति परिभ्रमण गति कहलाती है। जब पृथ्वी अपने कक्ष में घूमती है तो वह गति परिक्रमण गति कहलाती है। ठीक है। इस परिभ्रमण को आप घूर्णन गति भी कह सकते हैं। कौन सी गति? घूर्णन गति। इंग्लिश टर्म आपको याद करनी चाहिए। इंग्लिश टर्म भी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो ये गति, ये रोटेशन है, ये रिवॉल्यूशन है। एक गति है रोटेशन गति और एक है रिवॉल्यूशन गति। रोटेशन गति, आपको ये गति जहां होगी उसका नाम होगा अपने अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। किस पर? अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। ये जो है कक्ष में पृथ्वी का परिक्रमण। अब यहां दो शब्द निकल के आए हैं। सबसे पहले दो शब्द निकल कर बाहर आए हैं। एक तो अक्ष क्या होता है और एक कक्ष। आपको ये दोनों चीज़ें अक्ष और कक्ष क्या होते हैं, जब तक आप ये नहीं समझोगे तब तक पृथ्वी की गतियाँ नहीं समझ सकते। एक बार रिपीट की देखो। पृथ्वी की दो गतियाँ हैं, एक दैनिक गति, दूसरी वार्षिक गति। पृथ्वी की पहली गति को परिभ्रमण, आप देखिए नाम याद अच्छे से रखना है, परिभ्रमण गति या घूर्णन गति। अब आप कहोगे सर इसका नाम दैनिक गति क्यों है? भाई इसका नाम दैनिक गति क्यों है और इसका नाम वार्षिक गति क्यों है? तो आप एक चीज याद रखो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर
24 घंटे में 24 घंटे में घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में रोटेशन कर जाती है। रोटेशन का मतलब यूं, ये आपका रोटेशन है। वार्षिक गति, पृथ्वी अपने कक्ष में 365 सही 1/4 डेज में परिक्रमण कर लेती है। जैसे पृथ्वी ये पृथ्वी, ये पृथ्वी का ऑर्बिट है। क्या है? ऑर्बिट, जिसको आप कक्ष बोलोगे। पृथ्वी की जो वार्षिक गति है वो 365 सही 1/4 दिन में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद एक एक गति लेते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं घूर्णन या दैनिक गति। कौन सी गति? घूर्णन या दैनिक गति। देखो, पृथ्वी सदैव पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, पृथ्वी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर ये झुकाव हम मान लेते हैं इतना, कि ये पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये इसका ठीक है, ये जो 23.5 डिग्री पृथ्वी झुकी हुई है, इस 23.5 डिग्री पृथ्वी के झुके होने के कारण ये जो आपके हैं ये वाला और ये, आप देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि पृथ्वी की धुरी किस पर है। जैसे आपको शब्द है धुरी। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक ही स्थान पर, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक ही स्थान पर ऐसे घूमती है। ठीक है, और इधर आपका सूर्य है।
क्या है? ये आपका सूर्य है। क्या है? सूर्य है। इस सूर्य का प्रकाश इस सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ रहा है और पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है। इस आधे हिस्से पर यहाँ से लेकर और यहाँ तक सूर्य का प्रकाश आता है। इस आधे हिस्से पर सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। सूर्य का प्रकाश इस आधे हिस्से पर आ रहा है तो इस स्थान पर दिन होगा। क्या होगा? दिन होगा। और जिस स्थान पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा वहाँ रात्रि होगी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो सूर्य के प्रकाश के सामने पृथ्वी का जो हिस्सा होता है वह उजाले में होता है तो वहाँ दिन की स्थिति होती है। जो हिस्सा जस्ट विपरीत होता है वहाँ रात्रि होती है। तो ये चीज़, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जिस स्थान से दिन रात का डिवाइडेशन होता है कि यहाँ दिन है और वहाँ रात है, उसको प्रदीप्त व्रत कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रदीप्त व्रत। वापस देखिए, मैं आपको एक बार नोट डाउन कर देता हूँ। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती या घूर्णन करती है तो पृथ्वी की यह गति कौन सी गति कहलाएगी? दैनिक गति कहलाती है। दैनिक गति कहलाती है। हमारी बात समझ में? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर लट्टू की तरह पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है या घूर्णन करती है तो यह गति पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। और यह दैनिक गति 24 घंटे में पूर्ण होती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। तो पहला तो क्या आ गया? 24 घंटे में पूरी होती है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है और जो हिस्सा सूर्य के विपरीत होता है वहाँ क्या होती है? रात। इसलिए इस गति से दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं? दिन रात बनते हैं। कौन सी गति से? घूर्णन गति से। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, घूर्णन गति से दिन रात बनते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या बनते हैं? दिन रात। 24 घंटे में घूम जाती है
आपको 24 घंटा याद रखना है, एग्जैक्ट आप देखो 23 घंटे 56 मिनट होता है, लेकिन आपको कितना याद रखना है, 24 घंटा याद करना है। ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई आप बताइए। अब एक चीज देखिए, घूर्णन गति का प्रभाव क्या होता है। आपको ये चीज याद रखनी है कि घूर्णन गति का प्रभाव क्या है। देखो, पहली चीज तो आप ये देखिए कि ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, ये विषुवत रेखा है, और ये क्या है, कर्क रेखा, ये इधर मकर रेखा, और ये मैं क्या कर रहा हूं, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर जब पृथ्वी घूमती है तो विषुवत रेखा पर, किस पर, विषुवत रेखा पर घूर्णन गति सर्वाधिक होती है। कौन सी रेखा पर सर्वाधिक गति, घूर्णन जो गति है उसकी सर्वाधिक गति होगी भूमध्य रेखा पर। एक चीज, दूसरा सबसे कम गति, सबसे कम गति कहाँ होती है, ध्रुवों पर। एक चीज तो ये हुई कि सर्वाधिक गति पृथ्वी की घूर्णन की जो है सर्वाधिक गति कहाँ होगी, भूमध्य रेखा पर है। अगर आपको इसका कैलकुलेशन देखनी है तो भूमध्य रेखा पर यह है 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है, 0.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से घूमती है, जबकि ध्रुवों पर यह गति 0 के बराबर हो जाती है या ना के बराबर। हरी बात समझ में है। ये दो चीज समझ में आनी चाहिए कि सर्वाधिक गति कहाँ है, विषुवत रेखा पर, सबसे कम गति कहाँ है, ध्रुवों पर। देन जब सर्वाधिक गति विषुवत रेखा पर है तो विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर संवहनीय पवनें चलती हैं, जिसके कारण संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। एक तो यह कारण हुआ। दूसरा, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल भी सबसे कम होता है। ये दोनों जो प्रभाव हैं वो घूर्णन गति की वजह से हैं।
ये जो दोनों प्रभाव हैं ये घूर्णन गति की वजह से हैं कि विषुवत रेखा पर संवहनीय पवनें चलती हैं, जिसके कारण संवहनीय वर्षा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में होती है। मैंने आपको जब आप वायुमंडल पढ़ोगे, वायुमंडल की परतें पढ़ोगे, तो सबसे पहली परत पढ़ोगे आप क्षोभ मंडल। कौन से मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जब आप क्षोभ मंडल की ऊंचाई पढ़ोगे तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर अधिक है, जबकि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम है। वहाँ आपको जब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा क्यों है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत रेखा पर तो अधिक है जबकि ध्रुवों पर कम है, तब आपका ये फैक्ट काम करेगा कि ध्रुवों पर घूर्णन गति बिल्कुल ना के बराबर है, जबकि भूमध्य रेखा पर घूर्णन गति बहुत तेज है। और घूर्णन गति तेज होने के कारण भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम होता है, जबकि ध्रुवों पर सर्वाधिक बल होता है। यही तो कारण है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई अधिक और कम क्यों है। यह चीज आपके समझ में आई कि नहीं आई, आप ये चीज बताइए। ये चीज समझ में आई? वापस देखिए। अब ये जो गति है, अपनी ये गति है, इसके कारण क्या क्या समस्याएं, इससे क्या क्या चीज़ प्रभावित होती है। तो इससे देखो ज्वार भाटा प्रभावित होते हैं। क्या? ज्वार भाटा। दूसरा, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में अंतर, इसके कारण है। दूसरा, दिन रात का बनना, ये भी इसी के कारण है। ज्वार भाटा, क्षोभ मंडल, दिन रात का बनना। और देखो भूमध्य रेखा का उभार, भूमध्य रेखा पर उभार, ध्रुवों का चपटा होना, इसी गति का कारण है। किसका? ध्रुवों का चपटा होना। संवहनीय वर्षा होना, भूमध्य रेखा पर संवहनीय वर्षा होना, ये भी इसी का कारण है। एक चीज और है, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना। ये चीज तो आपके समझ में आ रही होंगी कि ज्वार भाटा क्या है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई में अंतर, दिन रात का बनना, भूमध्य रेखा पर उभार, ध्रुवों का चपटा होना, संवहनीय वर्षा। लेकिन एक नया पॉइंट आया आपके सामने, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का गतिमान होना। तो ये चीज़ मैं आपको यहीं के यहीं क्लियर कर देता हूँ कि ये चुंबकीय ध्रुव गतिमान कैसे हो रहा है। पृथ्वी के प्रमुख ध्रुव, देखो पृथ्वी के प्रमुख ध्रुवों में बात करें हम,
इस चीज़ को अच्छे से यहीं के यहीं समझ लो, ये बार बार कन्फ्यूजन करेगा। ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी का ये केंद्र बिंदु है। ये क्या है? केंद्र बिंदु। ठीक है, इस पृथ्वी के केंद्र बिंदु से ये क्या है? पृथ्वी की धुरी। इसी धुरी पर पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। ठीक है, इस पृथ्वी की धुरी जो है, आप देखिए कि पृथ्वी यही घूर्णन करती है। तो एक चीज आप देखिए, ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला और ये पॉइंट है आपका दक्षिणी ध्रुव। क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। कौन सा ध्रुव है साहब? दक्षिण ध्रुव है। क्लियर? ये कौन सा ध्रुव हुआ? उत्तरी ध्रुव। इस चीज को आप यही बिल्कुल क्लियर करके चलो, नहीं तो आपको आगे समस्या आएगी। ये जो आपका बीचों बीच में रेखा डालिए, इस रेखा से 11 डिग्री के कोण पर, कितने डिग्री कोण पर? 11 डिग्री के अंतर पर, और इस रेखा से 11 डिग्री के अंतर पर एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, इस बिंदु को आप ऐसे इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओगे जो 11 डिग्री के अंतर पर है। आप फिर सुनिए, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाओगे जो 11 डिग्री के अंतर पर है, तो यह जो ध्रुव है वह दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल आना भी लाजमी है। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये उत्तरी नहीं, ये दक्षिणी होना चाहिए, और ये दक्षिणी नहीं, ये उत्तरी होना चाहिए। बिल्कुल, मुझे जहाँ तक लग रहा है आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। बिल्कुल आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, सर ये उत्तरी नहीं है, ये दक्षिणी है, और ये दक्षिणी नहीं उत्तरी है। जी नहीं, बिल्कुल ये ऊपर आपके दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव है जो 11 डिग्री के अंतराल पर है, और ये नीचे जो है आपके 11 डिग्री के अंतराल पर ही कौन सा है? उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। क्लियर? ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब देखो आप, पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? तो पृथ्वी का अक्षीय झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री है। कितने डिग्री है? 23.5 डिग्री। आप तो एक चीज देखिए, दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव और उत्तरी चुंबकीय ध्रुव, ये चीज समझ में आ गई। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। कितने डिग्री के अंतराल पर है? 11 डिग्री के पर। ये जो नॉर्थ पोल है, ये तो क्या है आपके नॉर्थ पोल, और ये क्या है? साउथ पोल।
इन नॉर्थ पोल को दूसरा नाम भी देते हैं, इसको आप भौगोलिक ध्रुव भी बोल सकते हो। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। ये चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, और कितने अंतराल पर है। तो ये जो मैंने अभी बताया है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव में जो घूर्णन है उसकी वजह से अंतर आ रहा है। क्लियर? आगे चलें। चलिए अब दूसरी गति पढ़ते हैं हम। अगली गति है आपके परिक्रमण गति। कौन सी गति? परिक्रमण गति। अगली गति है आपके परिक्रमण गति। परिक्रमण गति आप ऐसे समझ सकते हो, आप मंदिर की परिक्रमा लगाते हो, लगाते हैं ना मंदिर की परिक्रमा। तो मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। क्लियर? तो परिक्रमण गति क्या है? किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो इसको आप दैनिक गति बोलोगे, सॉरी वार्षिक गति। क्या बोलोगे इसको? वार्षिक गति बोलोगे। एक तो ये शब्द यूज करोगे इसके लिए, वार्षिक गति। एक शब्द है रिवॉल्यूशन, एक शब्द ये यूज करेगा, उसके लिए रोटेशन किया, इसके लिए रिवॉल्यूशन। अब इसको वार्षिक गति नाम क्यों दिया? ये आपके वार्षिक गति क्यों है? तो ये 365 सही 1/4 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ अपनी एक परिक्रमा पूर्ण कर लेती है। जिस मार्ग पर परिक्रमा पूर्ण करती है जिस मार्ग पर परिक्रमा पूर्ण करती है उस मार्ग को पृथ्वी का कक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का कक्ष। ऑर्बिट ऑफ अर्थ। क्या कहते हैं? पृथ्वी का क्या बोलते हैं? कक्ष कहते हैं। अब आप देखिए, ये जो पृथ्वी का कक्ष है, जैसे पहले तो ये क्या है? अंडाकार है। क्या है? अब आप बोलोगे अंडाकार। एक तो अंडाकार है, जैसे ये बीचों बीच में आपका सूर्य रख दिया आपने, सूर्य है, और पृथ्वी इसके चारों तरफ, ये पृथ्वी क्या है? ऑर्बिट है। इस ऑर्बिट पर पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाती है, और जब पृथ्वी इसके चारों तरफ परिक्रमा लगाती है तो यह जो परिक्रमा है वो कितने दिन में पूरी होती है? 365 सही 1/4 दिन में। और इसी अंडाकार कक्ष को भू कक्षा भी कहा गया है। क्या कहा गया है?
भूकक्षा भी कहा गया है, अर्थ ऑर्बिट। आप फिर एक चीज याद रखिए, पृथ्वी परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति दोनों को एक साथ करती है। जैसे मैंने क्या कहा कि ये कोई आपका पृथ्वी है और ये पृथ्वी ऐसे एक स्थान पर घूम रही है और ऐसे घूमते घूमते ऐसे भी घूम रही है, यूं भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है और ऐसे भी घूम रही है। दोनों कार्य एक साथ कर रही है पृथ्वी। 24 घंटे में तो एक घूर्णन पूरा कर लेती है और ऐसे ही घूर्णन करती करती 365 सही 1/4 दिन में ये पृथ्वी क्या है, क्या कर लेती है, अपना एक परिक्रमण भी पूरा कर लेती है। 365 सही 1/4 दिन में। जब ऐसा करते करते पृथ्वी को 4 साल हो जाते हैं तो यह जो 1/4 दिन है ये 366 दिन में परिवर्तित हो जाता है। 4 साल बाद में, 3 साल के बाद में जब 4th ईयर पृथ्वी चक्कर लगाएगी तो वो 366 दिन का वर्ष काउंट होगा, जिसे आप वार्षिक गति कहते हो। कितने दिन का काउंट होगा? 366 दिन का। सामान्यतः 365 दिन का ईयर होता है, ठीक है, लेकिन जो 4 साल बाद आएगा वो 366 दिन का। इसीलिए उस वर्ष फरवरी 29 डेज की होगी, जिसे आप लीप वर्ष बोलते हो। क्या बोलते हो? लीप वर्ष। और ऐसा प्रत्येक 4 साल बाद होता है। प्रत्येक 4 साल बाद ऐसा होता है जब लीप वर्ष की स्थिति बनती है। तो ये है पृथ्वी की परिक्रमण गति। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आप ऐसे समझो, आप एक जगह ऐसे घूम रहे हो, ये तो परिभ्रमण है, और ऐसे कर रहे हो तो ये परिक्रमण है। अब इस परिक्रमण गति से होता क्या है? इस परिक्रमण गति से होता क्या है? तो इससे ऋतुएं बनती हैं। क्या होता है? ऋतुएं बनती हैं। आप कहोगे सर ऋतुएं कैसे बनती हैं, ये गति कैसे बनाती है ऋतुएं? बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज़ है कि इससे ऋतुएं कैसे बनती हैं। वो चीज़ तो आपके समझ में आ गई। मैंने कहा कि आपके परिभ्रमण गति से दिन रात बनते हैं, वो चीज़ तो आपको समझ में आई कि भाई जो भाग सूर्य के सामने होता है वहाँ पर क्या होता है? सूर्य का प्रकाश जाता है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है? जो भाग सूर्य के सामने होगा प्रकाश जाएगा, इसलिए वहाँ दिन होता है। लेकिन जो भाग सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता, इसलिए वहाँ क्या होता है? आपके रात होती है। क्लियर? अब देखिए आगे आप, ठीक है, एक चीज़ आगे और देखिए आप। अब मैं आपको एक चीज़ समझाने जा रहा हूँ, ऋतु परिवर्तन चक्र। क्या? मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ऋतु परिवर्तन चक्र के पृथ्वी की जो ऋतुएं हैं वो कैसे आपको पृथ्वी की जो ऋतुएं हैं वो कैसे बदलती हैं। ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना मेरे साथ साथ, और आपको समझ में आना भी चाहिए कि कैसे कैसे इसकी पृथ्वी के ऋतु चक्र परिवर्तित होते हैं। देखो बीचों बीच में मैंने सूर्य की स्थिति बनाई है। बिल्कुल धीरे धीरे बता रहा हूं। ये मैंने सूर्य की स्थिति बनाई है बिल्कुल बीचों बीच में।
ठीक है साहब, ये सूर्य की स्थिति बना दी बीचों बीच में। अब आपके पृथ्वी का जो कक्ष है इधर मैंने बना दिया ये अर्थ बना दी। क्या बना दी? अर्थ बना दी। और इधर आपके ये मैंने रेखा डाल दी 0 डिग्री और ये डाल दी मैंने आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये डाल दी 23.5 डिग्री साउथ डाल दिया। क्लियर? मैं ये कह रहा हूं कि ये स्थिति है जो 21 जून को बनती है। कितनी तारीख को? 21 जून को बनती है। इक्कीस जून की बात कर रहा हूं और मेरा आपसे ये कहना है कि इस 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी किस पर चमकती हैं? कर्क रेखा पर चमकती हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर चमक रही हैं। किस पर? कर्क रेखा पर चमक रही हैं। इक्कीस जून को सूर्य की किरणें कहाँ चमक रही हैं? कर्क रेखा पर। क्लियर? तो इसका मतलब यह है कि सूर्य की जो किरणें हैं मकर रेखा पर तिरछी आएंगी। कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं 21 जून को, कर्क रेखा, और ये मकर रेखा। आप कहोगे सर ये कर्क रेखा पर सीधी क्यों पड़ रही हैं? तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पृथ्वी, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इस झुकाव के कारण पृथ्वी का कोई हिस्सा सूर्य के सामने आता है, कभी तो उत्तर का हिस्सा आता है सामने, कभी दक्षिण का आता है और कभी पृथ्वी का बीच वाला हिस्सा सामने रहता है। तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। जब ये कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो मकर रेखा पर तिरछी किरणें आती हैं। इसलिए इस 21 जून की स्थिति में, यहाँ लिख देता हूं मैं, इस 21 जून की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु। ये चीजें आपके समझ में आनी चाहिए क्योंकि सूर्य सीधा चमक रहा है कर्क रेखा पर। अब आप इस सूर्य को 21 जून के बाद में ये पृथ्वी का आपका कक्ष समझो। पृथ्वी इस स्थान पर आ गई, घूमेगी पृथ्वी। आप देखो 21 जून के बाद में जुलाई, अगस्त और सितंबर, जुलाई, अगस्त और सितंबर पृथ्वी इस स्थान पर आ गई। ठीक है? पृथ्वी जैसे ही इस स्थान पर आई तो ये तारीख है आपके 23 सितंबर की तारीख है, 23 सितंबर है। कितनी तारीख है? 23 सितंबर है। 23 सितंबर को आपके सूर्य विषुवत रेखा पर वापस सीधा चमकने लग जाता है। किस पर? विषुवत रेखा पर। इसको आप ऐसे बनाइए फिर। ठीक है?
23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। और ये जो ऋतु है यहाँ तो कौन सी ऋतु हो गई? ग्रीष्म ऋतु हो गई। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु हो गई। यहाँ होती है शरद ऋतु। कौन सी ऋतु? शरद ऋतु होती है। और इस 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। क्या होते हैं? दिन रात बराबर। आप देखिए सितंबर के बाद में आपके इधर आपके वापस में ये आपके 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपके 0 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री साउथ। ये है आपके मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ये है आपके कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको आपको समझ लो। समझने के लिए एक चीज देखिए, ये आपका नॉर्थ पोल और ये है इधर आपका साउथ पोल। आप देखिए जब इधर सूर्य की किरणें इस रेखा पर, किस पर? सीधी चमक रही हैं, कौन सी रेखा पर सीधी चमक रही हैं? मकर रेखा पर। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही हैं। ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। किस तारीख को? 22 दिसंबर को ये स्थिति होती है। और इस 22 दिसंबर के दिन या इस ऋतु में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। कौन सी ऋतु? ग्रीष्म ऋतु। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये चीज आपके समझ में आ रही है ना कि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। एक चीज और मैं यहां नोट कर देता हूं, 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। एवं सबसे छोटी रात। दूसरा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। जबकि सबसे लंबी रात। ये तो 21 जून के बारे में याद रखना है आपको। किसके बारे में? 21 जून के बारे में याद रखना है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है जबकि सबसे छोटी रात होती है 21 जून को। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 21 जून दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है जबकि सबसे लंबी रात होती है। 22 दिसंबर आया है। क्या? 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध का
सबसे बड़ा दिन एवं सबसे छोटी रात। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन एवं सबसे बड़ी रात। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ये 23 सितंबर को शरद ऋतु हो गई। उसके बाद आपके आती है 21 मार्च की तारीख। 21 मार्च 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। क्या होता है? बसंत विषुव। मैं समझा चुका हूं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। यह आपका ऋतु चक्र परिवर्तन है। क्या है? ऋतु चक्र परिवर्तन, जो पृथ्वी के झुकाव के कारण है। दो चीज नोट करो आप। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नोट करिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जबकि पृथ्वी अपने कक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर पूछें कि पृथ्वी अपने कक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। अब जब यह पृथ्वी इस सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब परिक्रमा करती है, तो यह आपके परिक्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिक्रमण। और यह चीज पृथ्वी 365 दिन में पूरा करती है। क्लियर? जब यह पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ पश्चिम से पूरब परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी के साथ में दो स्थिति बनती हैं। एक तो होती है उपसौर और एक होती है अपसौर। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी के साथ में दो घटनाएं घटती हैं कि एक तो पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नज़दीक होती है, और एक दिन ऐसा आता है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होती है। तो वही चीज़ लिखते हैं हम अगला, अपसौर और उपसौर। अपसौर और उपसौर। ये हमने सूर्य बना लिया। क्या बना लिया? सूर्य बना लिया है।
ये सूर्य बना लिया हमने, ठीक है। अब दो चीज़ें इसमें आ रही हैं, अपसौर और उपसौर। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी इस स्थान पर है, किस स्थान पर है? इस स्थान पर है। यहां बना लेता हूं, ये लो, ये अपने अर्थ है, ठीक है। और एक इधर बना लेता हूं, ये इधर भी अपने अर्थ हैं, ठीक है। पृथ्वी से ये दूरी और पृथ्वी से सूर्य की ये दूरी, ये तो पृथ्वी से इसकी निम्नतम दूरी है। क्या है? निम्नतम दूरी। और ये है आपके उच्चतम दूरी। कैसी है? उच्चतम दूरी। पृथ्वी से सूर्य की निम्नतम दूरी आपके उपसौर कहलाती है। क्या कहलाती है? उपसौर कहलाती है। पृथ्वी से सूर्य की निम्नतम दूरी उपसौर कहलाती है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की उच्चतम दूरी, पृथ्वी से सूर्य की उच्चतम दूरी क्या कहलाएगी? आपके अपसौर कहलाएगी। और ये 3 जनवरी को बनती है और ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को। अपसौर की स्थिति कितनी तारीख को बनती है? 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति। और इसको इंग्लिश टर्म एपहेलियन कहा गया है। एपहेलियन। उपसौर, आप देखो पृथ्वी से उच्चतम दूरी क्या कहें? एपहेलियन। और ये जो उपसौर है इसको पेरीहेलियन कहा गया है। इंग्लिश टर्म जरूर याद रखनी है। ये तो क्या कहा गया है? एपहेलियन और ये पेरीहेलियन। पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा लगाती है तो 3 जनवरी को, कितनी तारीख को? 3 जनवरी को ऐसी स्थिति बनती है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक होती है। क्या होती है? पृथ्वी, आप देखो सूर्य से पृथ्वी सबसे निम्नतम दूरी पर है। तो यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। कितनी जनवरी को? 3 जनवरी को, जिसे आप उपसौर या पेरीहेलियन कह सकते हैं। क्लियर बात है? आप देखो, अब आप कहोगे, मैं कह रहा हूं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सामान्य दृष्टि में 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। चौदह करोड़ 96 लाख सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अपसौर और उपसौर कब बनेंगे? जब सूर्य पृथ्वी से सबसे निम्नतम दूरी पर होता है तो उस समय अपसौर होता है, और यह दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है। या 147 मिलियन किलोमीटर। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं,
पृथ्वी जब सूर्य से सबसे नज़दीक दूरी पर होती है जिसे अपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है, यह स्थिति 3 जनवरी को बनती है। यह दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर या 147 मिलियन किलोमीटर दूर होती है। इसके जस्ट विपरीत जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है जिसे अपसौर या पेरिहेलियन कहा जाता है, क्या कहते हैं, अपसौर या एपीहेलियन, यह स्थिति 4 जुलाई को बनती है और यह दूरी 15.2 करोड़ किलोमीटर है। इसको 152 मिलियन किलोमीटर भी लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो मुझे लगता है आपको उपसौर और अपसौर दोनों समझ में आ गए होंगे कि उपसौर और अपसौर क्या है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए होंगे कि उपसौर और अपसौर दोनों क्या हैं। आज की क्लास में हमने पृथ्वी की गतियाँ, परिभ्रमण गतियाँ देखी और परिभ्रमण गति से दिन रात का बनना, पवनों के संचलन में परिवर्तन, चुंबकीय ध्रुव में परिवर्तन, ज्वार भाटे में परिवर्तन, सम्मेनीय वर्षा में और आपके चुंबकीय पृथ्वी के उभार का होना, वो सब परिभ्रमण गति के कारण हुआ। लेकिन जब हमने परिक्रमण गति बढ़ी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी पश्चिम से पूर्व जब घूमती है तो पृथ्वी के घूमने की वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, क्योंकि कभी पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य के सामने होता है, कभी सूर्य के सामने पृथ्वी का उत्तरी भाग होता है और कभी पृथ्वी का मध्य भाग सूर्य के सामने होता है। जब पृथ्वी का उत्तरी भाग सूर्य के सामने होता है तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु का निर्माण हुआ। जब सूर्य के सामने पृथ्वी का दक्षिणी भाग था तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु का निर्माण हुआ। जब पृथ्वी का मध्य भाग सूर्य के सामने होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, तो उस समय विषुव की स्थिति बनी जहां पर पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। आप एक चीज़ विशेष याद रखिए, जब सूर्य मकर रेखा पर चमकता है तो दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के दिन हो जाते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रातें। लेकिन जैसे जैसे सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी ध्रुव जो है वहाँ पर आपके 6 महीने के दिन हो जाते हैं और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने की रातें। जब पृथ्वी अपना परिक्रमा कर रही थी तब एक स्थिति ये भी बन रही थी कि पृथ्वी कभी तो एक समय तो यह था कि पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक निम्न दूरी पर थी, सबसे निम्न दूरी पर, और एक सबसे उच्च दूरी पर थी। सबसे निम्न दूरी उपसौर कहा गया जिसे पेरिहेलियन कहा है, 3 जनवरी को बनती है और ये दूरी 14.7 करोड़ किलोमीटर या 147 मिलियन किलोमीटर। इसके एक साथ में ये भी है आपके, जब उच्चतम होती है तो अपसौर कहा, तो ये स्थिति भी पृथ्वी के साथ में बनती है। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम में पूछ लेता है अपसौर कितनी तारीख को बनता है, उपसौर कितनी तारीख को बनता है। पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है उस स्थिति को क्या बोलते हैं, अपसौर या उपसौर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास आपकी कल अपडेट होगी।